हाँ, भगवान धन्वंतरी की जय। आप सभी वैद्यों को प्रणाम करता हूँ। हमारे अनुज जैन सर और उत्तराखंड से सभी बड़े अच्छे वैद्य यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, सभी आयुर्वेद की बड़ी हस्तियाँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ शुरुआत में कि बॉर्डर पे कई जगह मैं न्यूज़ में मैंने ऐसे देखा है कि जहाँ पर गांव की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सिपाही लगे हुए हैं और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कम है। ऐसे भी भारत में कई गांव हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे देश का जो शासन है वो ये कहता है कि जब तक हमारा आखिरी व्यक्ति भी उस गांव में रह रहा है तब तक वो गांव हमारे देश का हिस्सा है। इसी तरह से हमारे आयुर्वेद का वैद्य भी जिस शहर में, जिस गांव में, जहां पर भी है, वहां पर जब तक वो आयुर्वेद का वैद्य रह रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तब तक वो गांव हमारा अपना गांव है, हमारा अपना आयुर्वेद का गांव है। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। अपने कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में नाड़ी आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, आपको खुद नाड़ी में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी डिग्री BA MS है और आप जैसे ही लोगों के बीच में जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर इसने आयुर्वेद का कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है तो इसको नाड़ी देखना तो आना ही चाहिए। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। और अगर आपको नाड़ी देखना नहीं आता तो सबसे पहले वो आपका एक लेवल आपको डिग्रेड कर देगा कि अच्छा नाड़ी देखना नहीं आता, ऐसे कैसे वैद्य हो तुम। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पता है ना। बाद में तुम उनको कन्विंस कर लोगे, 2-3 श्लोक सुनाओगे, वात पित्त कफ ये वो सब, लेकिन पहला इंप्रेशन ऐसा हो कि सामने वाला बिल्कुल आपके सामने दंडवत हो जाए, ये केवल नाड़ी से संभव है। और ये ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, नाड़ी में हम क्या क्या किस तरह से बहुत अच्छे से और सटीक 2+2 4 की तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मुझसे या मेरे जैसे कई वैद्यों से आपने नाड़ी का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया होगा। तो आज मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि हम सीधे एक एडवांस नाड़ी क्लास शुरू करते हैं, कि पहले बेसिक से शुरू करें। ठीक है, हम बहुत थोड़ा सा बेसिक करेंगे और फिर हम सीधा डायग्नोसिस की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्योंकि नाड़ी की बातें करने से कोई फायदा नहीं, नाड़ी देख के मुंह से बोले और सामने वाला हाँ बोले, यही इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला वीडियो प्ले करेंगे। कोई वॉलेंटियर एक आप में से आए तो हम शुरू रहने वाला। मैं योगेंद्र सिंह गौतम, उज्जैन में रहने वाला। ये मेरे पिताजी हैं, श्री सौभाग सिंह जी गौतम। इनको बड़ी आंत में कैंसर हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में चला था। उसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दोनों हुई थी। उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला था कि अब ऑपरेट करना पड़ेगा और गारंटी नहीं दे रहे थे कि मलद्वार बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि इस स्थिति में, इस उम्र में ऑपरेशन कराना ठीक वो वीडियो भी सुनते रहना है, तो यहाँ पे भी देखते रहना है, ठीक है। किया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमें प्रज्ञान त्रिपाठी जी, नर्मदा आयुर्वेद वाले, क्योंकि टाइम कम है इसीलिए हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ भी हुआ और कैंसर भी ठीक हुआ है। और आज 4 साल से ये बिल्कुल व्यवस्थित और ठीक है, अपना खाना पीना दोनों टाइम कर रहे हैं। हमारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं लगती। एलोपैथी के ट्रीटमेंट में तो ये बिल्कुल बेड पे आ गए थे। ठीक है। ये आपने वीडियो देखा, ये कैंसर पेशेंट है जिनकी उम्र 78 ईयर्स थी और उनको सिग्मोइड कोलोन में कैंसर था। और सिग्मोइड कोलोन में लास्ट स्टेज का कैंसर होने के बाद, कीमो रेडियोथेरेपी होने के बाद पेशेंट को डॉक्टर ने बोला कि अब इनकी पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन हम कट करके बाहर निकालेंगे और इसके बाद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुश्किल से 6 महीने है। ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद से प्रॉपर डायग्नोस हम कैंसर को कैसे करें, नाड़ी से हम कैसे कैंसर को डायग्नोस करें, और ऐसे इतने मुश्किल पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं
तो उनको कैसे हम पूरा ठीक कर सकते हैं। आज उनके पिताजी को करीब 5 से 6 साल हो गए और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अपने आप अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से फ्रेश होने जाते हैं। और जितने उनके रिश्तेदार उनके घर पे फ़ोन करते हैं वो यही पूछते हैं कि दादाजी हैं कि गए। 6 साल से पूछ रहे हैं और दादाजी वहीं पर बैठे हुए हैं। दादाजी कहते हैं मैं ही बोल रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ। तो हम कैंसर का डायग्नोसिस सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि सब लोग अभी ऐसे सोच रहे हैं कि आयुर्वेद में कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। हमारे बारे में जो न्यूज़ मार्केट में है वो ये है कि एक तो हमें नाड़ी से डायग्नोस करना आता है और दूसरा हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये 2 काम हम सबसे पहले सीखेंगे। सीखना है सबको? ठीक है। सबसे पहले हमें पेशेंट के हाथ को ऐसे रेस्ट पे लेना है, आमने सामने बैठ के पेशेंट के हाथ को थोड़ा रेस्ट देना है। रेस्ट पे देने के बाद हमें इस तरह से अपने राइट हैंड को, पेशेंट का राइट हैंड, डॉक्टर का राइट हैंड ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो पेशेंट का अंगुष्ठ है, इतना अंगुष्ठ प्रमाण हमें मणिबंध रेखा के नीचे छोड़ना है। और छोड़ने के बाद सबसे पहला जो पिट है, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट में सबसे पहला पिट है, उसमें आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखना है, मिडिल फिंगर रखना है उसके बाद, और उसके बाद तीसरी उंगली रखना है। आमतौर पे आज समय कम है, नहीं तो आमतौर पे ये तरीका है कि हम 2-2 लोगों का आप पेयर बनाएं और हर व्यक्ति अपने बगल वाले व्यक्ति की नाड़ी देखना शुरू करे। ऐसे अपने आप सब लोग शुरू करिए। आपके जो भी व्यक्ति बगल में है उसकी आप परमिशन लेके, विथ प्रायर परमिशन, आपने उसके हाथ को इस तरह से पकड़ना है और पहले पिट पे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थर्ड रिंग फिंगर हमें इस तरह से रखना है। जब हम 3 उंगलियां रखेंगे तो हमारी उंगली का टिप उसकी नाड़ी के ऊपर आना चाहिए। हमारी उंगली इस तरह से नहीं आना चाहिए। नाखून बड़े हों तो टिप ना रखें, नाखून बड़े हों तो टिप ना रखें, अदरवाइज आपको अपनी उंगली का टिप रखना है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्या हो गया? वात, पित्त और कफ। बहुत सिंप्लीफाई करें नाड़ी को तो अगर वात में ज़्यादा पल्सेशन आ रहा है तो वातज नाड़ी चल रही है, सिंपल से शुरू करते हैं। पित्त में ज़्यादा पल्सेशन आ रहा है तो पित्त की नाड़ी चल रही है। कफ में ज़्यादा पल्सेशन आ रहा है तो कफ की नाड़ी चल रही है। सिंपल है, इतना तो सबको क्लियर हो गया। आप अगर नाड़ी पकड़ के नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने अपने बगल वाले व्यक्ति की नाड़ी देखें, रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आयुर गंगे वाले बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे सबको, ठीक है। और अच्छे से सीखना है तो आप लोग उज्जैन आइए, वहाँ पर भी मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी बहुत ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद का जो ज्ञान है ये श्रुतियों से यहाँ तक आया है। गुरु के मुंह से सुन के शिष्य के कान में बात जाए और वो उसको आत्मसात करे, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर पहली उंगली में पल्सेशन ज्यादा आ रहा है तो वात बढ़ा हुआ है। आचार्य चरक क्या बोलते हैं? वात की सबसे उत्तम चिकित्सा, सबसे उत्तम औषधि वात की कौन सी है? तेल। तेल देना है पेशेंट को। पित्त ज्यादा चल रहा है तो घी देना है, कफ ज्यादा चल रहा है तो मधु देना है। इतना ही है, सबसे बेसिक चीज तो इतनी सी है। कम से कम इतना पेशेंट को तो हम बता ही सकते हैं, है कि नहीं? वात वृद्धि का श्लोक पता है सबको? वात वृद्धि, अष्टांग हृदय, कार्श्य कार्षण्य, उष्णका मत्व, कंपन आनाह शक्रत ग्रहान, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश। पता है ना सबको? अगर आपको वात की नाड़ी में ज्यादा पल्सेशन आ रहा है तो इस श्लोक को ट्रांसलेट करके एक एक चीज पेशेंट से पूछते जाइए, वो सारी चीजों पे हाँ बोलेगा। वात बढ़ा हुआ आ रहा है, कार्श्य, आपका वजन कम हो रहा है कुछ दिनों से, हाँ डॉक्टर साहब। कार्षण्य, अच्छा थोड़ा कृष्णता, ऐसा कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है क्या? हाँ डॉक्टर साहब।
कभी कभी हॉट फ्लशेस, गरम गरम लगता है क्या? उष्ण का मत, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, कभी ज़्यादा काम किए या 3-4 काम एक साथ आ गए तो कंपन होने लगता है? हाँ डॉक्टर साहब। कभी रात में लेट खाना खाए तो पेट फूलने लगता है? आना, हाँ डॉक्टर साहब। आप जो भी पूछते जाएंगे वात वृद्धि के सारे लक्षणों पे पेशेंट हाँ बोलेगा और आपका मुरीद हो जाएगा। वो 50 पेशेंट्स को लेकर आएगा कि डॉक्टर साहब के नाड़ी परीक्षण में जादू होता है कि नहीं? तो हमें फिजिशियन के साथ मैजिशियन भी बनना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से पित्त की नाड़ी, पित्त की नाड़ी में ज़्यादा पल्सेशन आए तो पित्त वृद्धि के लक्षण का श्लोक ट्रांसलेट करके पेशेंट से पूछना है। मैं सारे सीक्रेट बताने आया हूँ आज। कफ का वृद्धि आ रहा है तो, कफ वृद्धि अगर आ रहा है तो पूरे कफ वृद्धि का श्लोक सुनाना है। और आगे बढ़ें, अगर वात वृद्धि का आ रहा है पल्सेशन आपको ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? वात वृद्धि और कफ क्षय दोनों का श्लोक। अब आप और एडवांस प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, और ज़्यादा प्रश्न एक साथ पूछ सकते हैं। फिर पित्त वृद्धि और रक्त वृद्धि एक साथ और ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर कफ वृद्धि और वात क्षय और ज़्यादा श्लोक पूछ सकते हैं, है कि नहीं? आपको वात पित्त कफ के वृद्धि क्षय के लक्षण तो आना ही चाहिए ना यार, BA MS डॉक्टर, इतना तो आना चाहिए ना सबको, है कि नहीं? और आता ही है सबको, आप सब अच्छे विद्वान हैं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन हमें वात पित्त कफ के वृद्धि क्षय लक्षण अगर आते हैं तो इतने में आप किसी को भी नाड़ी में अपना गुलाम बना सकते हैं, ठीक है? ओके, अभी हम और आगे बात करते हैं कैंसर के बारे में। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और वो बोलता है कि इनके MRI में या पेशेंट के CT स्कैन में एक ट्यूमर आया है और हम बायोप्सी नहीं कराना चाहते, क्योंकि बायोप्सी कराई तो क्या होगा? ट्यूमर को पंचर करना पड़ेगा। पंचर किया तो क्या होता है? आपको पता है 90% जो कैंसर का स्प्रेड है वर्ल्ड वाइड वो बायोप्सी के बाद शुरू होता है। अनुसर 100% बायोप्सी के बाद, क्योंकि आपको पंचर करना होता है उस ट्यूमर को, पंचर करके आप निकालते हैं बायोप्सी, राइट? तो पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे अपने पिताजी की बायोप्सी नहीं करवानी, आप आयुर्वेद से ही डायग्नोस करके बताइए कैंसर है क्या, और अगर है तो आप ही उसका ट्रीटमेंट करिए, मुझे कीमो रेडियो करवा के पिताजी को बिस्तर में तड़पा के नहीं मारना। ऐसे अभी पेशेंट आ रहे हैं, पूरे मार्केट में ऐसे ही पेशेंट आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अब हमारे गले में फांस आ जाती है कि डायग्नोस करना जरूरी है सबसे पहले, है कि नहीं? सही डायग्नोसिस होना चाहिए। आप लोग कभी एलोपैथी के सेमिनार्स में गए? एलोपैथी डॉक्टर्स का जो सेमिनार होता है उसमें जो भी स्पीकर आते हैं वो अपनी सारी सीक्रेट अपने सारे डॉक्टर्स को बताते हैं, और वो लोग इसी तरह से आगे की जनरेशन ट्रीटमेंट करती है और एक जैसी यूनिफॉर्मिटी के साथ उनके ट्रीटमेंट की मस्ती चलती है, उनके ट्रीटमेंट को एंजॉय करते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उसी यूनिफॉर्मिटी के साथ धीरे धीरे कम से कम कुछ बीमारियों को हम सब भी ठीक करें, है कि नहीं? तो आज उज्जैन से उत्तराखंड तक हम लोग करने वाले हैं कैंसर ठीक, ठीक है? अभी जैसे ही इस पल्सेशन को हमने यहां पर 3 उंगलियां रखी, किसी भी और बीमारी के पल्सेशन में आपको पल्स वहां पर फील होगी, राइट? कि कुछ हिट कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना, कुछ हिट कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, केवल कैंसर, उन पेशेंट्स में आपको पल्सेशन उंगली के ऊपर ऐसे नहीं आएगा। कैंसर पेशेंट्स में जो पल्सेशन आता है वो आता है पेंडुलम की तरह। ये सीक्रेट है, अगस्त्य मुनि की परंपरा है केरल की, उस परंपरा का मैं भी एक छोटा सा शिष्य हूं, तो मैं उस परंपरा से भी आपको कई चीजें आज बताने वाला हूं। एक उंगली को अगर मैं मैग्नीफाई करूं कि यहां पर आपको कैसी पल्सेशन आएगी, बोर्ड सबको दिख रहा है? बोर्ड पे देखें, मेरी राइटिंग और ड्राइंग दोनों ही आप सब डॉक्टर्स की तरह ही है, कोई खास बात नहीं है। अगर ये पहली उंगली, दूसरी और तीसरी, अगर आपको किसी भी उंगली पे इस तरह का पल्सेशन आए,
दिख रहा है सबको? और बड़ा करते हैं इसको। अगर पेंडुलम जैसा पल्सेशन आए कि यहां से पल्स शुरू हो रही है और ऐसे ट्रैवल कर रही है, या यहां से शुरू कर रही है और ऐसे ट्रैवल कर रही है, पेंडुलम जैसा जब भी पल्सेशन आए किसी भी उंगली के टिप पे, आप मान के चलिए कि अगर आप वात के उंगली के टिप पे ऐसा पल्सेशन आ रहा है तो वात का स्थान कहाँ पे है? वात का स्थान नाभि के नीचे, वात के स्थान में कैंसर है। पित्त में आ रहा है, मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, ये बहुत टफ है लेकिन मैं बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पित्त के स्थान में अगर पल्सेशन आ रहा है मिडिल फिंगर में तो डेफिनेटली पित्त के स्थान में कैंसर है। और अगर कफ के स्थान में, अगर तीसरी उंगली में रिंग फिंगर में पल्सेशन आ रहा है पेंडुलम शेप, तो कफ के स्थान में कहीं ना कहीं पे कैंसर है। ठीक है? पेशेंट आते हैं कई बार कि मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये माइग्रेन नहीं है, लगता है मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो आपको तुरंत उसकी नाड़ी पकड़ना है और नाड़ी पकड़ के पेशेंट के अंगुष्ठ प्रमाण मणिबद्ध रेखा से छोड़ के सबसे पहला जो पिट है यहाँ पर, इसमें इंडेक्स फिंगर रख के, और तीसरी उंगली में अगर आपको पल्सेशन पेंडुलम शेप में फील होता है तो डेफिनेटली उसको ब्रेन में, गले में, छाती में कहीं ना कहीं पे ट्यूमर जरूर होने की संभावना है, प्रबल संभावना है कि नहीं? उसके बाद हम स्कैन करा के देख सकते हैं। अभी इस तरह के जो पेशेंट हैं, सिग्मोइड कोलोन में कैंसर है, कैंसर के बारे में अभी चरक ने लिख दिया है कि जो चरक में नहीं लिखा है वो कहीं भी नहीं है, लिखा है ना? ऐसा हम सब जानते हैं, हमारी किताब है भाई, वो किताब के ठेकेदार हम ही हैं, कोई पूछेगा तो हमसे ही पूछेगा। चरक ने इतनी बड़ी बात लिख दी, कैंसर कहाँ है चरक में? कैंसर ढूंढना पड़ेगा। कैंसर दो तरह से फैलता है पूरे शरीर में। कैसे? सबसे पहले तो एक ऑर्गन में कैंसर होगा और उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स में, जो भी उस ऑर्गन के संपर्क में आए हुए ऑर्गन है वहां पे कैंसर स्प्रेड होता जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, रिमोट स्प्रेड, यहाँ पे है, दूसरा कहीं भी हो सकता है, रिमोट स्प्रेड है कि नहीं? एक कनेक्टिंग स्प्रेड और एक रिमोट स्प्रेड। ऐसी कौन सी बीमारी है चरक संहिता में जो ये दो तरह से फैलती है? विसर्प। कौन से दो विसर्प हैं जो चरक ने असाध्य कहे हैं? ग्रंथि कर्दमाख्यौ असाध्यौ विज्ञेयः। चरक लिख रहे हैं ग्रंथि और कर्दम हो जाए तो चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है, असाध्य है, कैंसर है वो। फिर इधर प्रज्ञान त्रिपाठी बड़े वैद्य आके बोल रहे हैं कि चरक से भी बड़े हो गए शायद, आके बोल रहे हैं कि कैंसर ठीक हो गया, पेशेंट का वीडियो लेके आए, फिर गड़बड़ हो गई अभी तो, है कि नहीं? चरक संहिता के बाद में हमारे बहुत सारे रस वैद्यों ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे जिनमें अलग अलग रस औषधियों का उन्होंने समावेश किया और उन्होंने कहा कि चरक ने जिनको असाध्य कहा है उनको हम ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन उसको रिवर्स जरूर कर सकते हैं। रस औषधियों के प्रभाव से उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जिन दोषों के साथ वो आगे बढ़ी है और शुद्ध वातज या शुद्ध सन्निपातज अवस्था में आकर एक रोग असाध्य हो गया है, क्या जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते से हम उसको वापस ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो पेशेंट ठीक ही नहीं होता, है कि नहीं? सिग्मोइड कोलोन में कैंसर है, वहां से क्या हो रहा है? फीसेस के साथ पास आ रहा है, ब्लड आ रहा है, मोशन पे कंट्रोल ही नहीं है और सप्त धातु क्षय हो रहा है, त्रिदोषज प्रकोप के लक्षण है, कार्शिता आती जा रही है, जितने भी अरिष्ट लक्षण हैं सब प्रकट हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु का अरिष्ट नहीं है। अभी भी नाड़ी देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि पेशेंट मर जाएगा। ऐसा कैसे लगेगा कि पेशेंट मर जाएगा? उसके लिए हमें पता होना चाहिए मृत्यु नाड़ी कौन सी है कि नहीं? आपको अगर नाड़ी देख के ये पता चल जाए कि ये पेशेंट मरने ही वाला है तुरंत या अभी टाइम है, तो हम अपना 100% एफर्ट लगा सकते हैं। सही बात है? तो मैं बताता हूं आपको मृत्यु नाड़ी के बारे में।
जैसे ही हम ये 3 उंगलियां यहां पे रखते हैं, वात, पित्त और कफ, काय चिकित्सा में क्या लिख रहे हैं वो? अग्नि ही प्राणी नाम प्राणः। सही बात है, पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है, सब लोग बात कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन करते हुए ही ये क्लास करेंगे, तभी मजा आएगा सबको। नाड़ी थ्योरी का विषय बिल्कुल भी नहीं है। अभी सब लोग अपने बगल वाले व्यक्ति की नाड़ी पकड़ो पूछ के, और पकड़ के वहां पे देखो कि अगर अग्नि ही प्राणी नाम वात को बोला क्या? प्राणियों का प्राण वात है, नहीं बोला। कफ को बोला क्या? नहीं बोला। अग्नि को बोला, अग्नि को बोला ना, अग्नि ही प्राणी नाम प्राणः कायस्य अग्नि चिकित्सा इति काय चिकित्सा। मैडम, अग्नि की चिकित्सा ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब तक शरीर में अग्नि है, इसका मतलब जब तक पित्त की नाड़ी चल रही है तब तक ही शरीर में प्राण है। 48 आवर्स पहले, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 48 घंटे पहले पित्त की नाड़ी चलना बंद हो जाती है, अगस्त्य परंपरा के अनुसार। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और पेशेंट पार्टी कहती है कि डॉक्टर ने बोल दिया है अब इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आखिरी में आयुर्वेद से अगर कुछ मदद हो जाए, अगर वो आखिरी तक कुछ खाते पीते रहें, अपना काम अपने आप कर सकें, तो हमारा काम हो जाएगा। इतना भी अगर वो कर सकते हैं तो हमें ज़रूर जाके उनकी कोई ना कोई मदद करना ही चाहिए, है कि नहीं? हम पेशेंट को उसके सामने खड़े होकर मरता हुआ नहीं देख सकते। जो हमसे बने, जो हमारे आचार्य कहते हैं उसके मुताबिक कुछ ना कुछ तो हमें उनकी मदद करना ही है। तो पित्त की नाड़ी में अगर पल्सेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो ये मृत्यु नाड़ी है, पेशेंट 48 घंटे के अंदर मरने वाला है। आप उसको बोल सकते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब आप सब गीता जी का पाठ बिठाइए, भागवत कथा का तो टाइम नहीं है, गीता जी का पाठ बिठाइए और बस भजन करिए। सिग्मोइड कोलोन में कैंसर डायग्नोस हुआ है उनके, कीमो रेडियोथेरेपी हो गई है, डॉक्टर बोल रहे हैं अभी वो इंटेस्टाइन काटनी पड़ेगी। अभी वो 6 साल से पेशेंट जिंदा है और हमने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। लक्षण के अनुसार चिकित्सा, अगर मोशन के साथ, मल के साथ ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, तो ये अर्श जैसी व्याधि लग रही है अपेरेंटली। बाहर से देखें तो अर्श है ये हमारे लिए, उसमें से ब्लड आए, पल्स आए, एनोरेक्टल जो भी डिसऑर्डर है वो सारे हमारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? अर्श की कैटेगरी में आते हैं। अर्श के लिए आचार्य चक्रपाणी चक्रदत्त में एक बहुत अच्छा सूत्र देते हैं जिसमें वो कहते हैं, कुछ अच्छी औषधियों का वर्णन करते हैं, जैसे कि नीम सबको पता है, नीम की निबोली, बकायन नीम, वो भी नीम का एक भेद है, उसकी निबोली, रसांजन पता है सबको? कौन से पौधे से निकलता है रसांजन? दारू हल्दी, शाबाश। रसांजन, साथ में बाल हरड़, हरी तकी, इन सब को चक्रपाणी कहते हैं कि एलोवेरा के स्वरस में अच्छे से मर्दन करिए, और जितने भी परम असाध्य अर्श रोग हैं उसमें अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो सभी तरह के अर्श समूल नष्ट होते हैं। मैंने पढ़ा, उसको बनाया, पेशेंट को दिया। अभी पस भी आ रहा है साथ में, पस खत्म होना चाहिए। पस का मतलब क्या है? अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन है और ऑलरेडी उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक दे चुके हैं वो लोग, है कि नहीं? तो जितने पॉइजनस, एक्सट्रीम पॉइजनस एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे वो ऑलरेडी खा चुका है। अब हमें कौन सी औषधि पकड़नी है जिससे पस सूख जाए, कीटाणु तो नहीं मर रहे, उसको सुखा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। शमन औषधि देना है ना, शोधन नहीं कर सकते, ऑलरेडी कार्श्य है पेशेंट, बहुत कृश हो गया है, सप्तधातु क्षय है, शोधन किया तो पित्त नाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है, हमारे हाथ से ही मरेगा फिर वो, ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करना है? शोषक औषधियां देना है जो सारे क्लेद को सुखा दे। कौन सी हैं श्रेष्ठ औषधियां ऐसी? जो सारे के सारे क्लेद को, कीचड़ को सुखा दे, किसी भी तरह का कैसा भी इंफेक्शन हो उसको बस ड्राई कर देती है वो सारी औषधियां।
जो क्लेद में उत्पन्न होती हैं वो सारी क्लेद नाशक होती हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में हमारे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में आता है भृंगराज। भृंगराज कीचड़ में होता है, भांगरा तालाब के किनारे, हैंडपंप के किनारे, कीचड़ के किनारे, सबसे अच्छी औषधि भृंगराज। कैसे भी क्लेद इकट्ठा हो गया हो बॉडी में, कैसे भी पस आने लग गया हो बॉडी में, पूरा सुखा देता है। नंबर 2 स्वर्णक्षीरी। स्वर्णक्षीरी कीचड़ में होती है, गंदगी के आसपास होती है, खेतों की मेड़ों पे होती है, जहां हम कचरा फेंकते हैं, पन्नी फेंकते हैं, गाय गोबर करती है, खूब सारे गोबर और गौमूत्र सब इकट्ठा हो जाता है। सबसे अच्छी फसल होती है स्वर्णक्षीरी की, जिसे हम सत्यानाशी कहते हैं। सत्यानाशी का जो मूल है वो इस तरह से क्लेद का नाशन करता है कि चाहे गैंग्रीन हो, चाहे डायबिटिक फूट हो, चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर उसके पैर का अंगूठा काटने जैसी एम्पुटेशन की स्थिति आ गई हो, चाहे कैंसर 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंच के बॉडी में कहीं से भी पस आ रहा हो, कहीं से भी ब्लड आ रहा हो, कितना भी सड़ गया हो उसके बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट। जैसे सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है अभी लेडीज में? ब्रेस्ट कैंसर। क्या कर रहे हैं वो? कट करके निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? उसकी पूरी लाइफ खराब, पूरी लाइफ उसको हमेशा ये रहेगा कि आई एम नॉट अ कंप्लीट फीमेल नाउ, हमेशा उसको बुरा लगेगा, है कि नहीं? ऐसे कंडीशन में हम बहुत आसानी से उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जब भी आप नाड़ी देखोगे तो कौन से उंगली में पल्स आएगा? ब्रेस्ट कैंसर में कफ की उंगली में आएगा, है कि नहीं? अनामिका रिंग फिंगर में आएगा, अनामिका में। और जैसे ही आपको लगता है कि बिल्कुल सही डायग्नोसिस हुआ है, कर्नाटक में एक बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनके यहाँ पे मैं गया। मैं BAMS के बाद में मुझे बहुत शौक था कि जहाँ पे गांव-गांव में, गली-गली में बहुत सारे वैद्य जो हैं जो BAMS नहीं है, लेकिन वो इतनी गारंटीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उनके यहाँ 100-100 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और हम BAMS MD PhD फलाना ढिमका करके और पूरे शहर में प्रचार कर रहे हैं, तब जाके पेशेंट आ रहे हैं। दुख की बात है। तो मैंने सोचा कि ऐसे सब वैद्यों के पास जाते हैं। तो ऐसे 250-300 वैद्यों से मिला मैं, जो वनवासी क्षेत्रों में हैं, और उनके पास जो भी बहुत सीक्रेट ट्रीटमेंट वो लोग करते थे वो सारा मैं सीख के आया, और आज वो सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सीखना है सबको? ठीक है, करते हैं। एक और वैद्य जी के पास गया मैं, उन्होंने बोला कि पाइल्स के लिए कैसे भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर, चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ना उनको पता है ना कोई मतलब है, उनको बस ये मालूम है कि इसको पाइल्स है, मतलब इसको अर्श है, चाहे वहाँ फिशर हो, फिस्टुला हो, पाइल्स हो, हम लगा रहे हैं इतना दिमाग, वो बिना दिमाग लगाए ही ठीक कर रहे हैं सबको। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो बोले कि कैसा भी पाइल्स हो, चाहे वहाँ कट लग गया हो, चाहे मांस बाहर आ रहा हो, चाहे पूरा प्रोलैप्स हो गया हो, चाहे 2-3 छेद हो गए हो, फिस्टुला या नैनो हो गया हो, वो सारे ही हम ठीक करते हैं 3-4 दिन के अंदर। मैंने बोला क्या करते हैं आप? तो उन्होंने बोला हम धूपन करते हैं। अष्टांग हृदय में खोल के देखा तो धूपन चिकित्सा इतनी सारी लिखी हुई पड़ी है जिसको हम शायद एग्जाम में पढ़ने के लिए भी नहीं पढ़ते, एग्जाम टाइम में भी नहीं पढ़ते धूपन चिकित्सा। जबकि धूपन चिकित्सा आयुर्वेद की त्वरित काम करने वाली चिकित्सा है। सबसे फास्ट क्या काम करेगा? धुआं, सीधा अंदर जाएगा, सीधा काम करेगा, है कि नहीं? धूपन चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट। सेम स्वर्णक्षीरी, स्वर्णक्षीरी को आज हम पूरा निचोड़ने वाले हैं। स्वर्णक्षीरी की जड़ हमने यूज कहाँ पे की? सारे क्लेद वाली व्याधियों, जहां हमें क्लेद का शोषण करना है। क्लेद शोषक कौन कौन सी अच्छी औषधियां और हैं? भृंगराज हो गया, स्वर्णक्षीरी हो गया, और सबसे कॉमन लूज मोशन में देते हैं कि नहीं हम, कुटज, सबसे अच्छी क्लेद नाशक, त्वरित शोषक। आचार्यों ने लिख दिया लूज मोशन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, कुटज दो, बंद हो जाएंगे। मतलब वो दवा अंदर जाते ही सुखा रही है। कुटज है सबसे अच्छी क्लेद नाशक। कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, कुटज परपटी, ये सब है कि नहीं अर्श में इंडिकेटेड? अर्श में सबसे पहले इंडिकेटेड है। हम दे रहे हैं उसको लूज मोशन के लिए, उसका मेन इंडिकेशन रोगाधिकार पड़े तो अर्श है कि नहीं? जबकि हम सोचते हैं कि कुटज अर्श में क्यों देना है? कुटज तो और मोशन रोकेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा,
वो मल रोकने की दवा नहीं है, वो क्लेद नाशक है, वो क्लेद शोषक है। तो उनको हमने ये भी किया। फिर वो वैद्य जी बोले कि कैसे भी पाइल्स की डिजीज हो, कैसी भी एनोरेक्टल डिजीज हो, हम तो धुआं करते हैं स्वर्णक्षीरी के बीजों का धुआं। स्वर्णक्षीरी के बीज में क्या प्रॉपर्टी है? वॉलेटाइल ऑयल है, जो सबसे अच्छा कृमिघ्न है। कैसे है सबसे अच्छा कृमिघ्न? विष है वो। आपने सुना है बीच में सरसों के तेल में स्वर्णक्षीरी के बीजों का तेल मिला के बेच दिया था तो 400 लोग मर गए थे। पूरे देश में 400 लोग मर गए थे उससे। तो उसका एडल्टरेशन तेल के रूप में पूड़ी तल के खाने के लिए नहीं है वो तेल, लेकिन हमारे वैद्यों के लिए वो तेल अमृत की तरह काम करने वाला है। तो स्वर्णक्षीरी के बीजों का तेल मिले तो तेल, नहीं तो बीज लेकर के थोड़ा सा कंडे में या फिर थोड़ा तवा गरम करके उसके ऊपर रख के थोड़ा सा धुआं हमने रोज उस पेशेंट को करने के लिए दिया। इसके अलावा सबसे अच्छे किसी भी तरह के सिस्ट को, आज सुबह भी हम लोग थोड़ा सा पहाड़ में जंगल की तरफ घूमने गए थे, सुबह भी हमने बात की कि कोई भी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो किडनी में सिस्ट हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हो, हाँ मैं धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी, चाहे वो ब्रेस्ट में सिस्ट हो, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट हो, ये सारे जितने भी सिस्ट हैं, जितने भी बॉडी की एक्स्ट्रा ग्रोथ है। सुबह हम मजाक कर रहे थे कि हम सब यूपी उत्तराखंड में खड़े हैं, हमारे यहाँ शादियों में भी बहुत गोलियां चलती हैं, मज़े मज़े में, लड़ाई में तो चलती है और मज़े में भी अच्छी गोलियां चल जाती हैं। तो बहुत बार शादियों में क्या होता है कि किसी के पैर में छर्रे रह गए, ताऊ जी के पेट में छर्रे रह गए, मामा जी के कंधे में छर्रे, सुना है कि नहीं है? हाँ, और डॉक्टर बोलता है कि वो इतना डीप रूटेड है कि उसको निकालने के लिए हो सकता है पैर काटना पड़े, तो वो छर्रे पड़े ही रहते हैं उनके, एक्सरे में हर बार छर्रे आते हैं। तो ऐसे सारे फॉरेन बॉडीज, चाहे वो बॉडी के अंदर घुसी हुई कोई चीज हो या बॉडी के अंदर से ग्रो हुई कोई अनवांटेड ग्रोथ हो, वो सबको ठीक करने की सबसे अच्छी जो आयुर्वेद में औषधि है उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन को लेके कृष्ण क्या कर रहे हैं? सभी अधर्मियों का वध कर रहे हैं। हाँ, और युद्ध के मैदान में खड़े होकर कृष्ण कह रहे हैं कि वृक्षा नाम अश्वतो हमने सुबह वो भी बात की आज, वृक्षा नाम अश्वतो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये हजारों लाखों जो पौधों की स्पीशीज है, इन सब में से मैं कौन हूं? मैं पीपल हूं। पीपल के ऊपर हाथ रख के कह रहे हैं कृष्ण, वृक्षा नाम अश्वतो हम। कृष्ण कौन है? कृष्ण जीवनीय शक्ति है, कृष्ण लाइफ है, लाइवली एनर्जी है। कृष्ण जहां भी वो है वहां लाइफ शुरू हो जाती है। 16,000 रानियां, ये वो लाइफ शुरू हो जाती है कि नहीं? तो इस तरह की लाइवली एनर्जी कृष्ण में है। और जब वो किसी पेड़ पे हाथ रख के कहते हैं कि ये जो पेड़ है ये मैं हूं, इसका मतलब उस पेड़ में कितनी जीवनीय शक्ति होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और इनफर्टिलिटी वाला एक वीडियो, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। एक कपल करीब 13-14 साल से उनको बच्चे नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन मैं वो पेशेंट लाया हूं जो सबसे मुश्किल है, और जो पेशेंट को देख के हमें लगता है आयुर्वेद के डॉक्टर को कि भैया ये हमसे नहीं होगा, तुम तो इनको कहीं भी ले जाओ। फिर पेशेंट कहता है कि मैं तो सब जगह से घूम के ही आपके पास लाया। तब तो करना ही पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट, नाम खराब हो तो भी, किसी अपने 10, 15, 20 गुरुओं को फोन करना हो तो भी। पीपल की ही तरह हमारे पास 4 और पेड़ हैं जो उसी तरह की जीवनीय शक्ति को रखते हैं और उसी तरह के पूजनीय वृक्ष हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पंचशीरी वृक्ष। पंचशीरी वृक्ष सुना है ना सबने? कपल वाला है। पंचशीरी वृक्ष कौन कौन से होते हैं? वट, औदुंबर, पारिश, प्लक्ष और अश्वत्थ। अरे आओ, नाड़ी वाला तो रह गया। अभी अगर हम नाड़ी पकड़े तो वात के कितने भेद हैं? प्राण,
प्राण उदान व्यान समान अपान, और पित्त के कफ के भी 5 है कि नहीं। अभी अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, अभी आज कौन सी तारीख है, 6 तारीख को, और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम एलर्जी, ऐसे ही बोल रहे हैं ना पेशेंट, सर्दी जुकाम एलर्जी, सांस फूल रही है और मुझे टेस्ट आना बंद हो रहा है और मुझे नाक भी बंद हो रही है, लगता है मुझे ये आखिरी कोविड की लहर में भी मुझे कोविड हुआ है आखिरी लहर में भी मुझे कोविड हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा नाड़ी देख के कि इसको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो आके चुप होके बैठ जाए कि डॉक्टर साहब आप बताओ मुझे क्या हुआ है, ऐसे ही करते हैं अभी पेशेंट, कोई आके नहीं बताते। तुम जितने बड़े आयुर्वेद का बोर्ड लगा के बैठते हो ना, वो पेशेंट उतना ही चुप होके बैठते हैं कि लो बताओ, बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था वो BMS MD साहब हो ना तुम बड़े कॉलेज से, बताओ जरा। ऐसे कंडीशन में प्राण का मूल स्थान कौन सा है, प्राणो अत्र मूर्धगः। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कंजेशन है तो आपको वात के अंदर, कि उसमें कुछ है रब करने का, जिस तरह से एक एक उंगली में हम एक एक पल्सेशन देख रहे थे, अभी हम और आगे चलते हैं, एक एक उंगली में आपको 5 पल्सेशन कम से कम पकड़ में आएंगे, प्राण उदान व्यान समान अपान। अगर प्राण के पॉइंट पे, ये कैसे पता चलेगा आपको, एक उंगली के टिप पे 5 पॉइंट हमें बनाने हैं, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करता हूं। जैसे ही आप अपनी उंगली रखोगे तो आपको 3 बेसिक पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। पहला प्राण, आखिरी अपान, और बीच में व्यान। प्राण व्यान और अपान, ये 3 पॉइंट तो कम से कम आप फोकस कर सकते हो। 3 के अलावा जो बीच में इन दोनों के बीच में जो आएंगे वो धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस से आपको आएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और हम तो आयुर्वेद के बहुत ही इंटेलिजेंट, होशियार और बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे काम नहीं चलता। ऊपर ऊपर ऊपर, नदी के ऊपर ऊपर बहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो गहरे उतरना ही पड़ेगा। या तो प्रॉपर सांस रोक के उतरो, और या फिर सांस यूं भी रुकी जानी है। बहुत अच्छा सा आयुर्वेद में नाड़ी के ऊपर हमें बहुत अच्छी ग्रिप लेना ही है, और आज ही सीख के जाना है। ऐसे मत सोचना कि हाँ फिर से मिलेंगे सर, फिर सीख लेंगे, वीडियो सुन, नहीं। आज इधर बैठे हो, सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, जब जो काम करो पूरी तन्मयता के साथ करो, 100% वहां उपस्थित रह के उस काम को सीखो। खेल रहे हो तो खेलो, नहा रहे हो तो नहाओ, ब्रश कर रहे हो तो करो, जो भी करना है ढंग से करो। और हम यूपी वाले तो मशहूर हैं, हम जो करते हैं ढंग से करते हैं। सही है, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि उसमें हाँ इनफर्टिलिटी वाला वीडियो, चलो हम नीचे नीचे चलते हैं, नीचे अच्छा रहेगा। ये बोर्ड नीचे रहेगा। हमारी शादी सन 2014-15 में हुई थी, और हमारे यहाँ नीचे करीब 4 साल तक हमने सतत प्रयास किया एलोपैथिक डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि संतान बहुत मुश्किल से होगी। सबको अपने बगल वाले व्यक्ति की नाड़ी पकड़ के रखना है। मैं चेक करने आ रहा हूँ कि सबने सही पकड़ी है कि नहीं। अपने बगल व्यक्ति की नाड़ी पकड़ के रखो, सबने सही पकड़ी है कि नहीं, मैं भी चेक करने वाला हूँ। फिर हमने उनसे संपर्क किया, उनका राइट हैंड से पेशेंट के राइट हैंड को पकड़ना है, इसमें ही फायदा हो गया हमें। राइट हैंड से राइट हैंड की नाड़ी पकड़ना है। 2019 में 8 नवंबर को हमारे यस, इतना छोड़ना है। आज वो 3 साल राइट हैंड से ऐसे पकड़ना है नाड़ी, खड़े हो। सर का इलाज बहुत अच्छा है। सब लोग इधर ध्यान दें। स्वभाव भी बहुत पेशेंट के सामने होके उनसे भी हमें बात इस करते तरह हैं, से उनसे नाड़ी, भी हमें वो इस तरह से कर देते हैं। एंगल बना के यूरोपियन पेशेंट यहाँ की से नाड़ी पड़ता पकड़ना है, है। इसलिए हमारा ऐसे उनसे भी पकड़ना है, हमें सब कभी-कभी पकड़ के लड़ाई रखो ऐसे। शाबाश और शाबाश। सर का स्वभाव और भी बहुत एक अच्छा है। बार में हमें एक ही को उनके बारे नाड़ी में देखना, तुम रुक जानकारी जाओ, मिली, उनका उसको और उसको भी उसको लोग देखो। बहुत तारीफ करते हैं कि उनका जो ये इलाज क्या? और वो आयुर्वेद बात पद्धति से जो करते लो हैं, तुम इधर आओ, इनके साथ में ऐसा बैठो। लगता है कि वो देखो। पुराना जो बहुत पुराना चलता था आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद में वो उसी तरीके से ऐसे ऐसा नहीं, लगता है कि कुछ ठीक से आभास सीखना होता है। बाद में क्योंकि बहुत चिल्लाते हैं पेशेंट कि आपको वो नाड़ी देखना नहीं आता।
दुख की बात रहेगी फिर। आज ही सीख के जाना है अच्छे उम्र से। भी उनकी इतनी Very कम good, है, लेकिन very इतना अनुभव है उनको कि Very ऐसा nice. लगता ही नहीं है कि वेरी नाइस, न्यू एज के डॉक्टर हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सर को। और मेरी मिसेस अभी Very फिर से good. एक दूसरा और 3 Right महीने hand से। गर्भ से हुई है। देखते हो ना तुम लोग बातें करते डॉक्टरों हो ने ना तो बीच हमें में। एलोपैथिक डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था कि आपके यहाँ बहुत मुश्किल से होगी, लेकिन ये अब दूसरा जो संतान अभी जो लेगा। पेट में है वो चला- 3 महीने से हुई है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। मैं देखूंगा, अभी आप तो पहले हम सीखेंगे नाड़ी। जितने भी हमारे पंचक्षीरी वृक्ष हैं उन सब में सबको नाड़ी पकड़ के रखना है। मैं पूरे टाइम चेक कर रहा हूँ। सीखना है तो पकड़ के रखो, मैं पूरा सिखा के जाऊंगा अच्छे से, और नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से पकड़ा है सबने, सभी लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं नाड़ी। क्वेश्चन बाद में करेंगे हम, अभी पहले नाड़ी पकड़ के सीखना है। राइट साइड, राइट हैंड डॉक्टर का, राइट हैंड पेशेंट का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने भी हमारे पंचक्षीरी वृक्ष हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लाइवली एनर्जी होती है। आपके पास अगर ऐसे पेशेंट आए, जो पेशेंट बोले कि फीमेल पेशेंट है और उसको बच्चे नहीं हो रहे, पीसीओडी है, और क्या रीज़न है, ट्यूब ब्लॉकेज है। ट्यूब ब्लॉकेज भी हो रहा है ना अभी बहुत सारा, कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गई। अभी तो डॉक्टर ने बोला है बच्चे होंगे ही नहीं क्योंकि ट्यूब ही ब्लॉक है कि नहीं। फिर ओव्यूलेशन होने का कोई फायदा नहीं, फेलोपियन ट्यूब से तो जा ही नहीं सकते, फॉलिकल्स रप्चर होके एग जा ही नहीं सकता। इसके अलावा और कौन कौन से रीजन है पीसीओडी के? इतने सारे फीमेल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बताओ। और इनफर्टिलिटी के क्या रीजन है? फीमेल इनफर्टिलिटी डेफिनेटली। और इसके अलावा पेशेंट बोलते हैं कि इनको एएमएच बहुत कम आ रहा है, सुना है ना हमने वो सब। तो हम वात पित्त कफ वाला निकालो। ऐसे सभी कंडीशंस में आपको पता है मेरे जितने भी पेशेंट हैं जिनको ट्यूब ब्लॉकेज है, वो सारे के सारे पेशेंट का अगर हम 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में अगर हम रिपोर्ट कराते हैं तो एक ट्यूब खुली हुई आती है, फिर 3 महीने बाद कराए तो दूसरी खुली हुई आती है, फिर 3 महीने बाद कराए तो दोनों खुली हुई भी आती हैं। तो जो भी ट्यूबल ब्लॉकेज है वो कभी भी आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग में परमानेंट नहीं है, उसको 100% आप खोल सकते हैं। बहुत सिंपल दवा बताता हूँ। अपान के स्थान में है ना ट्यूबल ब्लॉकेज, कौन से स्थान में है? हम अपना ही बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे, ठीक है। पूरे टाइम हम चरक को एक हाथ में पकड़ के ही आगे चलेंगे। हम कश्यप को भी पकड़े हुए हैं, हम सुश्रुत को भी पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ये हमारे बाप दादा हैं, इनके जीन्स हमारे अंदर हैं। अभी डिग्री के बाद में इनके जीन्स हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो चरक कहीं पे भी नहीं है, जो भी चरक है वो हम ही है, सुश्रुत भी हम ही है। हम उनको ठीक से पढ़ के, ठीक से प्रैक्टिकली फॉलो करके, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चरक नहीं है कि नहीं? गायब हो जाएंगे वो सब। ठीक से प्रैक्टिस करना है। तो अपान वायु की दुष्टि हुई है, क्लियर हो गया सबको? अपान वायु की यहाँ पे दुष्टि है, और ये अपान का क्षेत्र है और ये वायु का क्षेत्र है जहाँ पे दुष्टि हुई है। सही बात है। तो कौन सी नाड़ी में, कौन से नाड़ी में, उंगली के किस कॉर्नर पे आपको पल्सेशन आएगा अगर ट्यूब ब्लॉक है तो? कफ की उंगली में कि वात की उंगली में? शाबाश। वात की उंगली में हमने कैसे पकड़ा? हमने नाड़ी को ऐसे पकड़ा, सबको दिख रहा है? सबसे यहां से शुरू करें तो प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, उंगली के आखिरी कोने में अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज है, अगर आपको फाइब्रॉइड्स है, और अगर आपको यूटेराइन पॉलिप है, ये सब बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, है कि नहीं? ये सारे के सारे कंडीशंस में अपान के स्थान में, वात की उंगली में आपको पल्सेशन आएगा। आप नाड़ी देख के बोल सकते हैं कि अपान की दुष्टि है। और चरक क्या बोल रहे हैं? अपान की दुष्टि को असाध्य बोल रहे हैं क्या? कश्यप असाध्य बोल रहे हैं क्या? सुश्रुत असाध्य बोल रहे हैं क्या? फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने बोल दिया है कि ट्यूबल ब्लॉकेज है तो बच्चे नहीं होंगे? कैसे नहीं होते बच्चे? हमारे यहाँ 2000 पेशेंट को बच्चे हुए जिनके ट्यूबल ब्लॉकेज है, पीसीओडी है, यूटेराइन पॉलिप है। कैसे हुए? कैसे हुए? आचार्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में से एक जो है, उसमें आचार्य बोल रहे हैं सबसे पहले शुद्धि करो, शुद्धि करो, उसके बाद रसायन, ऊर्जस्कर, वाजीकारक, औषधियां दो, पक्का अच्छी संतान आती है। कुछ भी नहीं है उसमें, तुम इतना देख ही क्यों रहे हो कि ट्यूबल ब्लॉकेज है कि नहीं। आचार्य तो यहां तक बोल रहे हैं। तो जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उन सबको ओपीडी लेवल पे, आईपीडी नहीं, ओपीडी लेवल पे पूरा विरेचन करते हैं हम। कैसे करना है सीखना है सबको, ठीक है। ओपीडी लेवल पे पूरा विरेचन। सबसे पहले पेशेंट को 10 दिन के लिए दीपन पाचन देना है, सिंपल है। 10 दिन के लिए क्या दे दें दीपन पाचन? चित्रकादि, अग्नितुंडी, त्रिकटु, चित्रकासो, जो भी तुम्हारे पास हो, कुछ नहीं तो शुंठी, मरीच, ये तो हम दे ही सकते हैं। 10 दिन के लिए बूस्टर डोज में देना है। चित्रकादि 2-2 सुबह दोपहर शाम खाने के पहले, अग्नितुंडी 2-2 सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, त्रिकटु खाने की हर चीज में स्प्रिंकल करके दो। एक्सट्रीम पे उसके दीपन पाचन को लेके जाओ। यही तो बोल रहे हैं आचार्य कि जब आप एक्सट्रीम व्याधि की चिकित्सा कर रहे हो तो आपको हर एक स्टेप एक्सट्रीम उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 10 दिन का दीपन पाचन, तेज भूख लग जाएगी, पेशेंट के पिंपल आने लगेंगे, हेयर फॉल, पित्त वृद्धि के सारे लक्षण दिखेंगे। उसके बाद स्नेहपान करना है, पेशेंट को त्रिफला घृत दे दो। अपान, अपान की दुष्टि ठीक कर रहे हैं हम, त्रिफला घृत दे दो, सिंपल रखेंगे अपन। अभी मैं फल घृत तक नहीं पहुंचा हूं, त्रिफला घृत से ही काम हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो त्रिफला घृत स्नेहपान में कैसे देना है, मैं पेशेंट को बोलता हूं पहले दिन सुबह उठना है 25 ml, दूसरे दिन 50, 75, 100, 125, छठे दिन 150 ml खुद ही पीना है घर में। धन्वंतरी का मंत्र रिकॉर्ड करके देता हूं कि मेरी आवाज में मंत्र सुनो और हाथ में घी रखो, घी सिद्ध हो जाएगा, वैद्य की आवाज का घी है वो। उसके बाद गर्म करके उसका सेवन करो। 6 दिन के बाद अच्छा सा स्नेहपान हो गया, पेशेंट बोलेगा घी देख के ही नफरत हो गई मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं। छठे दिन के बाद 7वें दिन क्लिनिक पे हम बुलाते हैं, सर्वांग अभ्यंग श्वेत करते हैं। पेशेंट नहीं आ सकता तो उसको ही देना है मालिश करने के लिए, 100 ml तेल दे दो, खुद ही करो घर में मालिश। और अच्छा सा, अभी हमारे घरों में स्टीम आयरन होता है, नहीं तो हमारे यहाँ हेयर ड्रायर होता है, नहीं तो हमारे यहाँ स्टीम, अभी तो सबके घर में वो मुंह पे स्टीम करने वाला कोविड वाला स्टीम है ही सबके पास, वो स्टीम करो, नहीं तो क्लिनिक पे बुला के सर्वांग कर दो उसको। और अगले दिन के लिए हम उसको त्रिव्रत अवले, मैं पूरा बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो सब बता रहा हूँ मैं। अब सबको बहुत अच्छे से इतने बीमारियों पे कम से कम प्रैक्टिस करना ही है, करेंगे सब, ठीक है। तो घृत पान के बाद, सर्वांग के बाद त्रिव्रत अवले 100 ml सुबह 4 बजे। किसकी शुद्धि कर रहे हैं? वात की। वात के स्थान में ही, वात के समय में ही देना है। क्या है वात का समय? मॉर्निंग में 2 AM टू 6 AM, 2 AM टू 6 AM, पता है ना सबको वात का हाल है वो। सुबह 4 बजे उठना है, पेशेंट को पूरा चाट के खाना है और सोना है। सोने के बाद 2 घंटे बाद त्रिव्रत अवले उठा देता है कि भैया चलो काम पे लगो, टाइम हो गया तुम्हारा, शुद्धि का टाइम हो गया। 6 बजे से पेशेंट शुरू करता है फ्रेश होना, और मैं उसको बोलता हूँ कि अगर नाभि के ऊपर शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा हैं तो एक आध वॉमिट भी होगी, क्योंकि पिट्यूटरी थायराइड यहाँ से तो एक्सिस हमें ठीक करना है ना। अगर ऊपर कफ प्रवृत्त है और केवल डायग्नोसिस में अपान के स्थान में आ रहा है तो भी विरेचन तो पूरे शरीर की शुद्धि है कि नहीं। अपन रिस्क ही मत लो, चूहा किचन में घुसा है बोल के रिस्क ही नहीं लेना, पूरा घर ही साफ करना है कि नहीं। तो अगले दिन उसको मोशन शुरू होते हैं 6 बजे, और 8 बजे तक उसको 1-2 वॉमिट भी हो जाती है और उसको 8-10 मोशन भी हो जाते हैं। मैं लिख के देता हूँ 8 AM कॉल योर डॉक्टर। उसके पहले मुझे फ़ोन नहीं करना है, उसके पहले मैं खुद अपना देख रहा हूँगा, मैं तुम्हारा नहीं देख पाऊँ। अपना स्पेस, डॉक्टर का स्पेस, हमें अपने लिए अपना स्पेस हमेशा सुरक्षित रखना है। पेशेंट को सब लिख के दे दो, इतना लिख के दे दो कि जब तक वो तुम्हें फ़ोन करने के बारे में सोचे तब तक तुम अपना पूजा पाठ तिलक चंदन होके कंप्लीट रहो, है कि नहीं। प्रेस व्रेस करके कपड़े तैयार हो। 8 बजे वो कॉल करता है, डॉक्टर साहब बहुत बुरी हालत है, इतने मोशन हो गए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसे ही होना था, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा हो रहा है। बोले डॉक्टर साहब बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है,
और लग रहा है पता नहीं मैं मर नहीं जाऊं कहीं। मैंने कहा भूखे रह के लोग मर जाते हैं, ऐसे 10 लग लग के कोई नहीं मरेगा 10 में चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उनको पूरा पूरा पहले ही बताना है कि इस तरह से घबराहट, बेचैनी ये सब होगा ही, ऐसे ही शुद्धि होगी, और नहीं तो फिर नहीं करना है ट्रीटमेंट। उसको बोलना है ठीक तुम एलोपैथी में ही जाओ, वहीं पे तुम गोली खाओ, ऑपरेट कराओ, और टेस्ट ट्यूब कराओ, किसी का ओवम, किसी का एग, किसी का भी बच्चा अपने गोद में पालो और मरो। सीधा बोलना है उसको। खुद का बच्चा चाहिए, खुद का बच्चा चाहिए, अपने ही बीज चाहिए, अपना ही जीन्स चाहिए, तो फॉलो करो चुपचाप, कोई घबराहट नहीं, मुंह बंद करके बैठो अंदर, इधर नहीं, अंदर ही बैठो। पूरी शुद्धि 12-1 बजे तक उसको अच्छे मोशन, गर्म पानी पीते को बोलते रहना है घर पे ही, ऑन फोन बस। 1 बजे तक वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैक्सिमम मोशन हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए। उसके बाद में उसको बोलना है कि अब ठंडा पानी पियो 1 गिलास, मोशन बंद हो जाएंगे। सिंपल त्रिव्रत अवलेह का फंडा। उसके बाद मूंग की दाल का पानी उसको दिन में 3-4 बार पीने को बोलता हूँ मैं। हमारे यहाँ पर वो यव, कृष्णा, वो जितना भी शास्त्र में लिखा है, हो सकता है कि वो हिमाचल में प्रचलित ना हो सकता है वो उत्तराखंड में वो खाना प्रचलित ना हो सकता है बाहर किसी देश को हम विरेचन दे रहे हैं उसमें, वहां पर क्या लाइट चीज है। आचार्य ने कभी नहीं बोला कि जो मैं लिख रहा हूं यही करना है, उन्होंने बोला ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझो और समझ के युक्ति से काम लो। हमारे यहाँ पर मूंग की दाल, चावल यही सबसे हल्का खाना होता है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे हल्का नाश्ता मतलब 6 समोसे, 4 कचौरी, 2 प्लेट पोहे, 1 लोटा भर के चाय, और बोले आज कुछ नहीं खाया, आज तो उपवास जैसा ही लग रहा है। हमारे इंदौर, उज्जैन, वहाँ बहुत खाने, रात में 2 बजे तक लोग खाते ही रहते हैं, वहाँ मुंह ही बंद नहीं होता। तो अगले दिन हम मूंग की दाल का पानी पीने बोलते हैं, उसके अगले दिन मूंग की दाल में चावल डाल के पकाना है, लेकिन छान के पानी पीने के लिए देना है। उसके अगले दिन मूंग की दाल ज़्यादा, चावल कम, सूप जैसा बना के देना है। उसके अगले दिन थोड़ा सा गाढ़ा, जो चरक ने बोला है, सीक्वेंस वही चल रहे हैं अपन लेके, पर वहाँ पर क्या लाइट चीज़ उपलब्ध है और वहाँ के लोग क्या खा पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ऐसे 5वें 6वें दिन हम उनको सामान्य डाइट पे लेके आते हैं। उसके बाद में इस तरह के इतने मुश्किल पेशेंट हैं, इनको 7 साल 8 साल हो गए, कई छोटे छोटे ऑपरेशन कर दिए डॉक्टरों ने, और पीसीओडी भी है उनको, और सब तमाम तरह के चॉकलेट सिस्ट ये वो सभी डेवलप हो गया उनको, और पूरे होपलेस हैं। फीमेल की एज 40 है, मेल की एज 45 है, आखिरी टाइम चल रहा है उनका बच्चा होने का, काउंटडाउन शुरू हो गया है उनका, है कि नहीं। उनको लग रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे कंडीशन में सबसे अच्छा जीवनीय शक्ति से भरपूर हमारे पास औषधि है, हमारे पंचक्षीरी वृक्ष, जिन पे किसी का ध्यान नहीं है। बरगद के फल, गूलर के फल, पीपल के फल, भगवान कह रहे हैं ये मैं हूं, उसमें जो बीज है वो भगवान का बीज है, वही दिव्य संतान उत्पन्न होती है उनके बीजों से। ऐसे सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को हम इनमें से जो भी फल का बीज मिले, पीपल के फल मिले, गूलर के मिले, वट वृक्ष के फल मिले, इनके फलों को हम कलेक्ट करके सुखाते हैं, और सुखा के, क्योंकि दोनों के लिए क्योंकि कृष्ण जो है वो पूर्ण 16 कला संपन्न है ना कृष्ण। पूर्ण मतलब जिसमें मेल और फीमेल 100% हो, 50-50 दोनों हो एग्जैक्टली, उसको हम शास्त्रों में पूर्ण कहते हैं। और वही 16 कला संपन्न पुरुष जो है वो कृष्ण है। जब वो कह रहे हैं कि ये मैं हूं, तो वो मेडिसिन मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी को ठीक करेगी। हमारे यहाँ कॉमन ये नई दवा बता के जरा, तुमने सुना ये दवा पहले कभी इनफर्टिलिटी के लिए? तुमने अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, शिलाजीत, फलाना, ढिमका, फलग्रिस सब सुना है? ये नया है, ये मैं जो करता हूँ वो तुम्हें बता के जा रहा हूँ। सबसे अच्छी रस औषधियों का कॉम्बिनेशन है त्रिवंग भस्म, सब है उसमें। वंग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, यशत की जितनी तारीफ करें, और नाग तो नाग ही है, नाग ही तो चाहिए तुमको इधर। तो त्रिवंग भस्म 5 ग्राम और 100 ग्राम इन फलों का पाउडर आप मिला के पेशेंट को सुबह खाली पेट शहद में मिला के चाटने को दीजिए। ऊपर से देशी गाय का दूध पिलाइए, क्योंकि देशी गाय के पीछे भी कृष्ण घूमे हैं। जहां जहां वो जा रहे हैं ना, वहां आयुर्वेद का चश्मा लेके घूमोगे तो तुमको बहुत ट्रीटमेंट मिलेगा। देशी गाय का दूध उसको पीने के लिए बोलना है। शोधन के बाद तो ये दवा देने की 90% पेशेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती, शोधन के बाद ही उनकी प्रेगनेंसी आ जाती है। और अगर तुमने पहला पीरियड आने के बाद
अभी पीरियड आके ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने उनका विरेचन किया, विरेचन के बाद अगर फिर पीरियड आया तो फिर इस औषधि का कॉम्बिनेशन आप 21 दिन तक दीजिए। इस दौरान वो प्लानिंग करें नहीं करें तो भी उनके शरीर में जीवनीय शक्ति बढ़ेगी। ये 21 दिन के अंदर प्रेगनेंसी आती ही आती है, चाहे ट्यूबल ब्लॉकेज हो, चाहे फाइब्रॉइड्स हो, चाहे चॉकलेट सिस्ट हो, चाहे यूटेराइन पॉलिप्स हो। इतनी बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ मैं भी एमडी डॉक्टर हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कोई भी सड़क से उठ के कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मेरे क्लिनिक पे, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमारे यहाँ पर अपान दृष्टि के अंतर्गत आते हैं, है कि नहीं। और अपान को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो शुद्धि करना है, प्रवर शुद्धि करना है। बस्ती है अपान की शुद्धि के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि 90% जो फीमेल्स हैं जिनमें इनफर्टिलिटी होती है उनमें पित्त वृद्धि के लक्षण देखे जाते हैं। तो पित्त का शमन करना हमें वात और कफ के साथ में अत्यंत आवश्यक है। विरेचन के बाद ये मेडिसिन देने के बाद भी अगर ऐसा लगे कि अभी भी बच्चे नहीं हो रहे तो फिर डेफिनेटली बस्ती चिकित्सा करना है। बस्ती से भी नहीं हो रहे, अनुवासन बस्ती से नहीं हो रहे तो मात्रा बस्ती करना है, उत्तर बस्ती करना है। उत्तर बस्ती के बाद बच्चे नहीं हो रहे तो हाथ जोड़ लेना है उसके, बस माता हमारी तरफ से हो गया है। इतनी भक्ति हम कर पाएंगे। आगे उनको एक माला देनी है जैसे यहाँ दी है सबको, इसका जप करो, भगवान का भजन करो। तो समय हो गया, करेंगे हम लोग। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, ठीक है। सर एक लाइव पेशेंट है कैंसर का, आया हुआ है। अच्छा, बाद में नहीं, बाद में तो ओपन सेपरेट करने तो पेशेंट के सबके सामने इंसल्टिंग हो जाता है कई बार। नहीं, वो बेचारा नाम सुन के आया है, सुन रहा था, वो बताया भैया हमने सुना यहाँ तो कैंसर के डॉक्टर भी आ रहे हैं, अगर कोई वॉलंटियर चाहिए हो तो वो है। वो ठीक है, अपन देख लेंगे। तो इसमें वात पित्त कफ का हम लगा रहे थे। और एक सबसे अभी नाड़ी पकड़ के रखना है, नाड़ी क्लास चल रही है, सब लोग पकड़ के रखो, मैं वो भी चेक कर रहा हूँ बीच में। सबको बगल वाले की नाड़ी देखना है, अपनी नाड़ी जो देखेगा उसको मेरी हाय लगेगी, उसको नाड़ी देखना कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप पूरे कंफ्यूज हो जाते हो अपनी नाड़ी में, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि बात किधर जा रही है। बहुत अच्छे से सभी लोग नाड़ी देख रहे हैं। हम कैंसर का सीख गए, हम इनफर्टिलिटी का सीख गए, और हम मरने का सीख गए, मृत्यु नाड़ी के बारे में सीख गए। और हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो कि एक वीडियो उसमें है, चलो, गॉल स्टोन। अभी हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन के बारे में। जितने भी डॉक्टर हैं अभी पूरे दुनिया में, हाँ, वो सभी बोल रहे हैं कि गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट, गॉल ब्लैडर के स्टोन का ट्रीटमेंट नहीं होगा, है कि नहीं। और उनकी सुना सुनी हम भी बोल रहे हैं कि नहीं होगा ट्रीटमेंट। सबकी सुन के मत बोलो यार, अपनी किताब में खोल के तो देखो कितना लिखा है उन्होंने गॉल ब्लैडर के बारे में। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो सिंगापुर की एक पेशेंट है और उसका गॉल ब्लैडर स्टोन इतने अच्छे से क्लियर हुआ कि उसके बाद हमने उस दवा का पेटेंट कराया, और उस दवा का हम प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्तर पे करते हैं। और जितने भी गॉल ब्लैडर के पेशेंट हैं, एक को भी गॉल ब्लैडर निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगा कौन सी दवा है। देखो वो वीडियो है क्या वहां पे? अच्छे से देख रहे हो, शाबाश। My name is Neha. उंगली का टिप रखना है राइट हैंड से, राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड, और ऐसे रखना है यहाँ Consulting पे। and also learning from ये Dr. नहीं, ये Kalyan नहीं, Tripathi. एक और है। शाबाश। नमस्कार, मेरा नाम किरण खराड़े ये है। नहीं, ये मैं नहीं। जिला अधिकारी। देखो कोई ऐसे वैसे वीडियो मत खोलो, उसमें ध्यान से देखो। शाबाश। नाखून कौन काटेगा नाड़ी क्लास से पहले? ऐसे देखते जाओ, बीच में आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। सभी लोग, कोई ऐसे हैं जिनको कुछ भी पल्सेशन नहीं आ रहा है, जिनको किसी की नाड़ी में या स्पेशली पित्त नाड़ी में पल्सेशन नहीं आ रहा हो? बाद में क्वेश्चन, बाद में।
पड़ता है अंतर। जहाँ पे मैंने बताया है पेशेंट का अंगुष्ठ प्रमाण मणिबद्ध रेखा से छोड़ के यहाँ पहला पिट आता है, यस, वहाँ पे उंगली रखना है तो ही सही नाड़ी का डायग्नोसिस होगा, नहीं तो नाड़ी समझ में आने वाली नहीं है। नाड़ी नहीं देखोगे तुम्हारी इमेज कभी भी अच्छे डॉक्टर की नहीं रहेगी, आयुर्वेदिक की। ऐसे हाथ पकड़ना है, मैं कल्पना खड़े हो, हरणे, मैं फिर से दिखा रहा उम्र हूँ, 62 ये नहीं, साल, ये नहीं, मुझे नींद एक और है। ऐसे आपके राइट हैंड में पेशेंट का राइट हैंड ऐसे लेना है, यहाँ पे नाड़ी पकड़ना है और यहाँ पे नाड़ी पकड़ के अभी मैं और एक एडवांस चीज बता रहा हूँ, आगे बताएंगे सबको, सब लोग की गर्दन में सर्वाइकल वगैरह क्वेश्चन अपन लेंगे बाद में, पहले नाड़ी पकड़ के रखो। मैं देखता हुआ जा रहा हूँ कौन अच्छे से नहीं देख रहे। तुम नाड़ी वैद्य चेंज करो, पित्त नाड़ी नहीं चल रही, तुम वैद्य चेंज करो। ऐसे पकड़ना है। कितनी बार तुम लोग ध्यान से नहीं देखते हो क्या? ऐसे नहीं देखना है, ऐसे रखना है, ऐसे 3 उंगली रखना है, सिंपल है। अपनी नाड़ी नहीं देखना है। बहुत अच्छे से, शाबाश, सब लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, वेल डन, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छा। खराड़े है, मैं जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। चलो यही चला यह कार्य काफ़ी चुनौती भरा होता है। नमस्कार, मेरा नाम किरण खराड़े है, मैं जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जब हम यहाँ पे यह नाड़ी कार्य देख काफ़ी रहे हैं, चुनौती भरा होता है, जिसमें मुझे आम जनता के बीच में रह के काम करना होता है। ये हाथ सब लोग देख रहे हैं, कार्य के दौरान मुझे कई परेशानियों यहाँ का पे सामना हाथ पे करना पड़ता है। उन परेशानियों सबके हाथ के में यहाँ पे चलते लकीरें हैं, दिख रही है? मुझे कोई है जिसके हाथ में माइग्रेन लकीरें नहीं जैसी है? एक गंभीर बीमारी सबके हाथ में लकीरें हैं, है कि नहीं? वर्षों पूर्व ये लकीरों में एक पहने के गंभीर स्थिति में हुई। इसका इलाज मैंने इंदौर के कई बड़े डॉक्टरों के माध्यम से करवाया। कई बार ये मैं, हाथ में बड़े-बड़े यहाँ पर हॉस्पिटल देखो, में एडमिट रही। मैं मैं दिखाऊंगा, आपको अभी सबको बताना दिखाऊंगा, चाहूंगी रुको रुको। कि यह माइग्रेन का दर्द इतना खतरनाक था। ये कि हाथ एक बार धीरे धीरे मेरा ऊपर परिवार जाएगा, कानून का हाथ है, अभी पहले मुझे परेशान बनाने तो रहकर दो। मेरी एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 लकीरें मिल रही हैं, इसमें देखो ना, इसमें दिख रहा है ना, ये जो 2 लकीरें मिल रही हैं इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर पता है ना सब लोग? बिना इंडिकेटर दिए ही मुड़ रहे हो ना सारे आयुर्वेद वाले। ठीक है, जब भी हम नाड़ी देखते हैं, यहाँ पर उंगलियां रखते हैं, तो हमने नाड़ी सही पकड़ी है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? सही पकड़ा ही नहीं तो कैसे वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलेगा पार्टनर? सही से पकड़ना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो सही पकड़ा है कि नहीं उसके लिए इंडिकेटर है। हमारे घर में कौन होते हैं इंडिकेटर? हमारे पिताजी, कि सही पार्टनर पकड़ा है कि नहीं। तो ये नाड़ी में पिताजी हैं इंडिकेटर, ठीक है? जब भी आप ये 3 उंगलियां यहाँ पे रखते हो और आपने अगर सही जगह रखा है, तो जैसे ही आप इन 3 उंगलियों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पल्सेशन फील होगा। दिस इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। अगर आपको यहाँ पल्सेशन फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने नाड़ी गलत पकड़ी हुई है। फिर आप अपनी उंगली को फिर उठाइए, फिर रखिए, फिर उठाइए, फिर रखिए, थोड़ा प्लेसमेंट चेंज करिए धीरे धीरे। किसी के हाथ में नाड़ी की जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि हर किसी का अंगुष्ठ प्रमाण अलग अलग है, और पेशेंट के अंगुष्ठ प्रमाण का जो माप है उसको हम मणिबद्ध रेखा से अगर नापेंगे तो यहाँ पर लगभग 1 अंगुष्ठ प्रमाण नीचे नाड़ी पकड़ने की जगह आती है, और ये कोई फिक्स जगह नहीं है। इसीलिए आपको हर बार इंडिकेटर में उंगली रख के उसको चेक करना है। अभी सब लोग नाड़ी पकड़ के इंडिकेटर में उंगली रखो, मैं देखता हूं तुम इंडिकेटर सही दबा रहे हो कि नहीं। हमारे आचार्य लिख रहे हैं, गॉल स्टोन के बारे में लिखा है कि नहीं? चरक ने लिखा है कि नहीं गॉल स्टोन के बारे में? सुश्रुत ने तो पक्का लिखा ही होगा, क्योंकि वो इमरजेंसी लिखते ही हैं, है कि नहीं? कोई भी बॉडी में पथरी है, इंडिकेटर पकड़ के रखो, मैं इंडिकेटर देख रहा हूं सबके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर गॉल ब्लैडर में हमको स्टोन है,
मिलेगी, इंडिकेटर इतना इजी नहीं है। हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, इसमें इंडिकेटर है ही सही सबके गाड़ी में, उसको देखो वहां पे पक्का। तुम नाड़ी वैद्य चेंज करो, अब हम करेंगे उसके बारे में। क्लियर कट पता चलने के लिए कई बार किसी किसी पेशेंट की नाड़ी भी बहुत मंद आ सकती है। वो मंद नाड़ी आए तो हो सकता है आपको नाड़ी ना फील हो, वो हो सकता है सुबह से भूखा बैठा हो, घर से लड़ाई करके इधर आया हो, या और भी कारण हो सकते हैं, बहुत दुखी भी हो सकता है सामने वाला। ऐसे कंडीशन में कई बार नाड़ी बहुत मंद चलेगी, है कि नहीं। शरीर में वीकनेस हो सकती है, बहुत लंबा ट्रैवल करके यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, रात में भी खूब मस्ती कर रही है, तुम लोगों ने सोए भी नहीं हो, तो नाड़ी मंद चल सकती है, कोई बात नहीं। पर शाबाश, और थोड़ा पीछे आएगा इंडिकेटर, जहां पर ये हमारी रेखाएं मिल रही हैं वहीं पे इंडिकेटर आपको सबको चेक करना है। सबके उंगली में इंडिकेटर आएगा ही सही, हाँ वहीं आएगा, परफेक्ट परफेक्ट। धीरे धीरे होगा, उसकी नाड़ी वो थोड़ा सा उसको हेल्थ है ना, तुम और उनकी नाड़ी देखो, मिलेगी नाड़ी, धीरे धीरे मिलेगी। इसको क्या हुआ, उसके नाड़ी बहुत मंद चल रही है इसीलिए फील नहीं हो रही है। देखो मैं बता दूं, देखो कई बार ऐसे हो सकता है, एक मिनट, कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ एक पेशेंट की नाड़ी आपको फील ही ना हो। ऐसा कब हो सकता है, उसको अगस्त्य मुनि कहते हैं इस नाड़ी को भूत नाड़ी। भूत मतलब जो नहीं है, भूत का मतलब क्या होता है, भूत का मतलब होता है जो नहीं है। तो आपको कई बार किसी पेशेंट की आप नाड़ी देखते हैं तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि बाप रे इसके हाथ में तो कोई सी पल्स नहीं आ रही, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में वो कहते हैं कि आपको अपनी उंगलियों को एक बार रिचार्ज करना है, क्योंकि हमारे जो उंगलियों के टिप्स हैं, पेन देना, सब लोग एक एक पेन अपने हाथ में लीजिए, हम एक छोटा रिचार्ज डालने वाले हैं नाड़ी का, ठीक है। मंत्र के साथ हम ये रिचार्ज करेंगे। ये रिचार्ज करने के बाद ये उंगली आप जब भी नाड़ी में रखेंगे तो आपको अच्छा सा पल्सेशन आएगा। अगर आपको पल्सेशन नहीं आता है तो आपको ये रिचार्ज अपने आप डालना है। सबसे पहले आप एक पेन पकड़िए अपने हाथ में, एक पेन को एक ही आदमी पकड़ेगा, पीछे कई लोग जोड़े से पकड़ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, इधर भागवत कथा नहीं हो रही है। ऐसे पकड़ना है सबको अपने हाथ में पेन, और ऐसे पेन पकड़ के धीरे से पेन हटाना है वहां से, और अपने तीनों उंगलियों को ऐसे ही रखना है, और इनमें अंगूठे के टिप को हम मंत्र के साथ में घुमाएंगे। कौन सा मंत्र है, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद सबको बोलना है। यहां से शुरू करेंगे, इंडेक्स फिंगर, भगवान शिव कौन है, वैद्यनाथ है ना, हम सब वैद्यों के नाथ वही हैं, उनको ही प्रे करना है कि हमारे हाथ में ऐसी ताकत दो, ऐसी शिफा दो भगवान, कि आप जिस तरह से आदि वैद्य हैं उस तरह से हम भी भगवान शिव की तरह वैद्य बन जाएं, है कि नहीं। एक दिन ऐसे भी आए कि हम किसी को भभूत उठा के दें और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, इतने अच्छे भाव से हम कुछ भी उठा के दे दें, इतनी अच्छी सिद्धि हमारे हाथ में आए। ये प्रेयर ही इस मंत्र का हिस्सा है। तो ये प्रेयर हम सब लोग साथ में करेंगे। सब लोग आंख बंद करेंगे और यहाँ से शुरू करके बहुत स्लो जाएगा, केवल 3 उंगलियों में हमको मूव करना है। इससे आपके उंगलियों के टिप्स सेंसिटिव बनेंगे और जैसे ही हम नाड़ी देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे आपको पल्सेशन आना शुरू होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी गहरी सांस, आंखें बंद।
ऐसे ही आंख बंद करके केवल इनहेलेशन के साथ अपने अंगूठे को घुमाना है, एक्सेलेशन के साथ आपको वापस लाना है। इनहेल, एक्सेल। आपकी सांसों के साथ कनेक्ट होना चाहिए नाड़ी, तभी आप पेशेंट की सांसों के साथ में आप उसकी नाड़ी को पकड़ सकते हैं। नाड़ी जो विज्ञान है वो आपके आत्मा से सामने वाले की आत्मा का कनेक्शन है। ये 2+2 4 जैसा नहीं है कि ऐसा पल्सेशन आया तो ये डिजीज, वैसा पल्सेशन आया तो वो डिजीज। हजारों तरह की बीमारियां हैं, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे एक एक पल्सेशन को पकड़ेंगे तो, है कि नहीं। अब मैं और एडवांस बात आपको बताने जा रहा हूँ नाड़ी के बारे में। नाड़ी में सबसे पहली बात यह है कि हमारा मन बहुत शुद्ध होना चाहिए। हमारा मन बिल्कुल आईने की तरह साफ हमें करना पड़ेगा। जितने भी हमारे संचित कर्म है हजारों जन्मों के, वो सब हमें खत्म करना पड़ेंगे। और ये काम भी हम अभी करेंगे, टाइम ही नहीं है, अभी करना है ये काम। कल से नाड़ी वैद्य अच्छा सा हमें बनना ही है, बनना है सबको। जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे, जब तक वैद्य स्थिर नहीं होगा। क्या लिखे वैद्य के 4 गुण कौन से लिखे चरक ने? दृष्ट कर्मा शुचिर भिषक। शुचि का मतलब क्या है? बाह्य और आभ्यंतर शुचि। अंदर से भी बहुत पवित्र होना है, बाहर से भी बहुत पवित्र रहना है। उतना पवित्र आचरण करें, इतना स्थिर अपना मन करें। सामने जब पेशेंट आके तो बैठे तो ऐसा भाव मन में रहे कि जिस भगवान शिव का मैं अंश हूँ, वही भगवान शिव का अंश इसके अंदर भी है। बस हमारे ये खोखे अलग अलग हैं, बॉडी अलग अलग है, और ये बहुत सारे कर्मों में लिप्त है। बहुत सारे कर्म मतलब रोग का कारण कर्म है। अभी शास्त्र में क्या लिखा है? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, सब लिखा है ना। सुबह जल्दी उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, स्नान करना, ये सब नहीं किया तो क्या है? वो पाप है भाई। शास्त्र का, धर्म का आचरण नहीं किया तो वो पाप है ना। सुबह जल्दी नहीं उठे तो बीमार होना ही है। 8 बजे कफ के काल में उठे तो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये सब होगा ही। दिवा स्वप्न किए तो वात बढ़ेगा ही, रात्रि जागरण किए तो वात बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप शास्त्र का आचरण नहीं कर रहे। तो क्या हो गया? पाप हो गया। पाप के लिए प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्या है? विरेचन, बस्ती, वमन, नस्य, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, ये सब प्रायश्चित है कि नहीं? इस तरफ से देखे तो ये सब प्रायश्चित है। ये सब ट्रीटमेंट उसको किया तो फिर से शुद्ध हो जाएगा वो। फिर उसको बोलना है अब तुम ये दिनचर्या फॉलो करो महाराज, फिर दोबारा वहीं कीचड़ में मत गिर जाओ जाके, है कि नहीं। पूरी दिनचर्या आयुर्वेद की उनको बताना है। कभी भी हमें नाड़ी देखना है, आप एग्जैक्टली सामने वाले से तभी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके रोग, उसके मानसिक रोग, उसके शारीरिक रोग आपको तभी दिखेंगे जब आप खुद आईने की तरह साफ होंगे। कोई भी चीज कहाँ दिखती है? आईने में दिखती है ना। आपको वैद्य को आईने की तरह साफ और शुद्ध होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हमारे मन में किसी भी तरह का विकार आना ही नहीं चाहिए। जो भी पैसे हमें मिलेंगे उसके ट्रीटमेंट से, वो तो हमें मिलेगा ही, एडिशनल बेनिफिट है वो। लेकिन एक मरीज, एक तकलीफ में व्यक्ति आपके पास आ गया, उसके लिए आप जो कर सकते हो, आपने वो सब किया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपका धर्म है कि नहीं? उसके लिए हमारा मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, हमारी आत्मा बहुत शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि आप केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। सूर्य को अर्घ नहीं दिए तो कम से कम सूरज के पहले उठना है। सूर्य जो है ना, उसका काम क्या है? जलाना है, जलाता है ना, और पोषण भी देता है। जलाता भी है और पोषण भी देता है। तो जब सूर्य के पहले हम उठना शुरू होते हैं, जो हमारा शास्त्र है, कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा शास्त्र है उसको अगर हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद उस धर्म का आचरण नहीं, हमारा धर्म क्या है? आयुर्वेदी हमारा धर्म है कि नहीं? उसका अगर हम ही आचरण नहीं करेंगे तो ये ऐसे हम कभी नाड़ी नहीं सीख सकते। आपके हाथ में कभी भी जस नहीं आएगा, आपके हाथ में कभी भी शिफा नहीं आएगी। वो शिफा चाहिए तो सबसे पहले जो आपका खुद का है वो आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम सबको नस से करना है। हम सबको साल में एक बार शरीर की शुद्धि करनी है। आचार्यों ने लिखा है रात्रि में भोजन नहीं करना तो नहीं करना है।
आचार्यों ने जो भी लिखा है, कब गर्म पानी पीना है, कब ठंडा पानी पीना है, कब कैसा मन रखना है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सब चीज का पालन करना है। ब्रह्मचर्य में भी उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी ही पत्नी के साथ में अगर आप रहते हैं तो वो ब्रह्मचर्य है, या केवल संतान उत्पन्न करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं तो भी वो ब्रह्मचर्य है। इतनी फ्रीडम दी आपको। उसके बाद में हम किसी भी तरह का अब्रह्मचर्य करें, या हम आहार में बहुत सारा जो है ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, हम फेसबुक पे डालें कि मैं बहुत फूडी हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। हम फूडी नहीं हो सकते, हम आयुर्वेद के वैद्य हैं। जो लोग फूडी हैं हमें उन्हें बताना है कि तुम फूडी बनो, लेकिन टाइम पे खाओ, 1 से 2 के बीच में सब कुछ खाओ, पूरे फूडी बन के उधर पागल हो जाओ फूडी में, चलेगा। रात्रि में सूर्यास्त के पहले हल्का भोजन करो। हल्के में यूट्यूब में 10,000 रेसिपी है, कुछ भी हल्का बना के खाओ, है कि नहीं। साबूदाना बनाओ, तुम जो फल फ्रूट खाओ, जो मर्जी खाना है खाओ। सुबह कफ का काल है, उस टाइम पे हल्का भोजन करो। आचार्यों ने लिखा है कि कम से कम 20 मिनट आपको व्यायाम करना है, वो करो। इस तरह से जो भी शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं उसको सबसे पहले हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि वो हमारा धर्म है। उसके बिना हमारा मन आईने की तरह शुद्ध नहीं होगा। आप रात में 12, 1, 2 बजे सोएंगे, आपको हमेशा पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, आपको हमेशा एग्रेशन रहेगा, आपको इचिंग होगी, आपको रिपीटेड थॉट्स होंगे, आपका मन ही स्टेबल नहीं होगा। जब तक आप आईने की तरह शुद्ध नहीं होंगे, आपको क्लियर नाड़ी कभी भी नहीं समझ में आएगी। हमें आईने की तरह शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके जो भी सामने हमारे बैठेगा उसका पूरा का पूरा शुद्ध रूप से उसके सारे विकार सब हमको आईने में साफ दिखे जैसे दिखेंगे। और वो दिखने के बाद में आप जो भी मुंह से उससे बोलोगे वो सच होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि नाड़ी के अंदर वो नाड़ी को बहुत मैग्नीफाई करके, नाड़ी में बहुत मैग्नीफाई, बहुत बड़ा मैजिक कुछ भी नहीं है। देखो, वात पित्त कफ, पंच महाभूत, वात पित्त कफ के 5 प्रकार, हाँ, सप्त धातु, त्रिमल, इतना ही है आयुर्वेद में, और कुछ बहुत बड़ा उसमें नहीं है देखने के लिए, है कि नहीं। और वो देख के डायग्नोस करना और भी आसान है। पर आप उतने स्थिर तो हो कि अगर अपान वायु में पल्सेशन आ रहा है तो आप उसको पकड़ने में सक्षम भी तो बने। उतना आप ही स्थिर नहीं है। आपको ही लग रहा है कि पता नहीं कितने पैसे देगा ये, लग तो रहा है शक्ल से इसका खर्चा 10,000 हो जाएगा, इस पर 2,000 से ज़्यादा लग नहीं रहे, लग रहा है किराया भी मांग लेगा ये। और वहाँ बीवी का फ़ोन आ गया है कि खाना बन गया है, तुम हमेशा लेट आते हो। और बच्चा भी कह रहा है कि पापा आप तो कभी स्कूल आते ही नहीं हो, और आज यार मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल के आ गया हूँ, अब घर जाके धोना है बीवी के अपने दोनों के। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब हम वैद्य हैं, हम आईटी प्रोफेशनल नहीं है। आईटी प्रोफेशनल ऐसे पागल जैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं, हम नहीं जी सकते। हम प्रकृति पुरुष हैं साक्षात। जो भी प्रकृति के नियम है वो सारे नियम हमारे पूर्वजों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हमने बनाए, और वो सारे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए। बीएमएस में आ गए, खुशी से आए, गम से आए, मजबूरी में आए, कि जैसे भी आए हम सब जानते हैं कौन कैसे आया है। लेकिन अभी तो हम इस पंडाल के अंदर सब एक साथ, हमारा एक ही धर्म है अभी, आयुर्वेद, है कि नहीं। तो सबको आयुर्वेद के सारे प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। सूरज के पहले उठने के पहले उठना ही है, और थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान अपने मन को शांत करने के लिए कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का हम कम से कम 11 बार जप करें। इससे हमारे हाथ में भी वो जस आएगा। कम से कम एक औषधि पूरे भैषज्य रत्नावली, पूरे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चक्रपाणी, सारे के सारे ग्रंथों में से कम एक औषधि हम अपने हाथ से खुद बनाएं, खुद जाएं, खुद उस औषधि को कलेक्ट करें। अगर आप कम से कम एक औषधि बनाते हैं अपने हाथ से, उस पौधे को आप उखाड़ते हैं, उसको खरल में अगर आप मंत्रों के साथ बनाते हैं, तो उससे वो औषधि भी सिद्ध बनती है। और औषधि निर्माण से वैद्य को हाथ में भी हस्त सिद्धि आती है, क्योंकि आप प्रकृति को सीधा स्पर्श करते हैं। तो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं, कम से कम एक औषधि। आप कोई चटनी बनाइए, कोई कल्क बनाइए, कोई कषाय बनाइए, कम से कम एक औषधि हम बनाएं, ताकि वो औषधि भी सिद्ध बने, और उसको हम बनाएंगे तो हमें भी हस्त सिद्धि आएगी। और आप सब बहुत अच्छे वैद्य बने। भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हम सब मिलकर आयुर्वेद को 7वें आसमान पे पूरी दुनिया में फैलाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।
Thank you so much, sir, for bestowing your blessings on us. I now request Dr. Brijesh to please present a token of appreciation to Pragyan, sir, for delivering such an eminent lecture on Nadi Vigyan. Sir have very efficiently delivered the minute details about Nadi Vigyan, the center of attraction for most of the Vaidyas and the science which we all are curious about कि नाड़ी कैसे देखेंगे नहीं पकड़ में आती है and बहुत सारी चीज़ें थी जो sir ने आज clear की and he has disclosed his deepest secrets about Nadi, how to identify the pulses and how to correlate it with clinical aspects also. So that was definitely a wonderful lecture which was delivered by sir. Thank you so much, sir, and I hope we'll be fortunate enough to hear from him once again in near future.